हेलो एवरीवन, माई सेल्फ माला गर्ग और हम लोग कर रहे हैं क्लास 9th हिस्ट्री का सेकेंड चैप्टर सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रेवोल्यूशन। हमारे पिछले वीडियो में हमने ट्रबुलेंट टाइम के बारे में पढ़ा, जिसमें हमने देखा कि ब्लडी संडे का इंसिडेंट कैसा था और एंड में रेवोल्यूशन के आने से जो सार निकोलस है वो फोर्स हो जाते हैं एक पार्लियामेंट बनाने के लिए। तो उन्होंने पार्लियामेंट को भी बनाया और वो पार्लियामेंट उन्होंने रखी भी अपने कंट्रोल में। अब हम देखते हैं कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की जो शुरुआत होती है वो कैसे होती है। तो देखिए इन 1914, अब सबको पता है कि जो वॉर थी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर वो 1914 से 1918 तक चली थी। तो हम लोग ये वहीं से सारा जो वर्ल्ड वॉर का इंसिडेंट है वो करेंगे। तो 1914 में जो वॉर चल रही थी वो किन के बीच में थी? वो सेंट्रल पावर और अलाइंड पावर्स में थी। सेंट्रल पावर कौन कौन सी थी? जर्मनी, ऑस्ट्रिया एंड टर्की, राइट। और जो अलाइंड पावर्स थी वो फ्रांस, ब्रिटेन एंड रशिया थी, जो बाद में रोमानिया और इटली, इनका नेम वगैरह चेंज हो गया, तो वो थी। ये जो पावर्स थी जो आपस में लड़ रही थी। अब जी ये जो पावर लड़ाई थी, जो वर्ल्ड वॉर थी, ये यूरोप के अंदर भी लड़ी जा रही थी और यूरोप के बाहर भी। अंदर से हमारा मतलब है कि जैसे हम कह सकते हैं कि गवर्नमेंट के साथ भी खुद वो जो है नेशन लड़ रहा था और वो खुद उनके साथ भी लड़ रहा था। जो उनके अंदर की जो प्रॉब्लम्स थी उनके साथ लड़ना, जैसे खाने पीने का सामान, रहने का या क्रॉप्स का जो भी है वो चीजें। तो ये जो वॉर थी ये दोनों जगह पे लड़ी जा रही थी यूरोप में, इनसाइड एंड आउटसाइड। अब ये हम देखते हैं कि रिलेशन ऑफ रशिया विद फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। रशिया का फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से क्या रिलेशन था? रिलेशन था रशिया वाज पार्टिसिपेटिंग इन अलाइंड पावर्स। वो अलाइंड पावर्स के अंडर में पार्टिसिपेट कर रही थी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, राइट। तो इसीलिए इनका एक बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशन था। अब ये जो पावर्स हैं ये लड़ रही हैं जर्मनी, ऑस्ट्रिया, टर्की के खिलाफ, ठीक है। तो मींस ये कहीं ना कहीं सपोर्ट करती हैं वॉर को कि जर्मनी को अलग कर देना चाहिए जो रशिया के लोग हैं। और उनको सपोर्ट करने के साथ साथ उनकी सपोर्ट किसको मिल रही है? सार निकोलस को। क्यों मिल रही है उनको? क्योंकि वो राजा है और राजा को तो देश की जनता जो है कहेगी कि हाँ उनके साथ लड़ो, आप वॉर करो, हमें बचाओ, इसमें ये प्रॉब्लम्स नहीं आनी चाहिए। तो इसीलिए इनडायरेक्टली जो है सार निकोलस को सपोर्ट मिल रही थी। लेकिन क्या होता है कुछ टाइम के बाद ये जो उनकी सपोर्ट है वो कम होती जाती है। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम सपोर्ट वेंट डाउन, ये सपोर्ट कम हो जाती है। क्यों होती है? उसका रीजन है हमारे पास। उसका रीजन ये है, आपको याद होगा सार निकोलस ने दमा की क्रिएशन की थी, उन्होंने पार्लियामेंट बनाई थी दमा, है ना। तो अगर देश में लड़ाई हो रही है तो सार निकोलस को उनके साथ बात तो करनी चाहिए। हमारी जो सरकार है, जो हमारी पार्लियामेंट है, तो हमारे पीएम भी तो उनसे बात करते होंगे ना कि हम इस तरह से लड़ेंगे, ये चीजें करेंगे, तो उनके कंसल्टेशन के साथ होता है। लेकिन यहाँ पर क्या था? सार रिफ्यूज टू कंसल्ट द मेन पार्टीज इन दमा। उन्होंने दमा में जो मेन पार्टीज थी उनके साथ कंसल्ट करने के लिए मना कर दिया, ठीक है। तो ये उनका फर्स्ट रीजन था उनके सपोर्ट कम होने का। इसके और भी बहुत सारे रीजन थे। फर्स्ट रीजन था कि उन्होंने उनके साथ कंसल्ट करने से मना कर दिया। सेकेंड रीजन था रास्पुतीन। अब ये कौन था? ही वॉज अ मॉन्क, जो उसका एडवाइजर था सार निकोलस का, मेड द ऑटोक्रेसी अनपॉपुलर। अब ये पॉइंट समझने के लिए मैं आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ कि इसमें क्या हुआ था। सार निकोलस का जो बेटा था वो बहुत ज्यादा बीमार हो जाता है। ये जो रास्पुतीन है ये मैजिकल पावर्स में थोड़ा नोन थे, इनको नॉलेज थी उन चीजों की। तो जब इनका बेटा बीमार हो जाता है तो रानी को पता चलता है कि रास्पुतीन करके कोई मॉन्क है और वो उनके बेटे को ठीक कर देते हैं। बाय कुछ भी कह सकते हैं, टाइम का ऐसा फेर था कि वो रास्पुतीन की मैजिकल पावर्स या मिथिकल पावर्स की वजह से इनका बेटा ठीक भी हो जाता है। तो रानी सोचती है कि ये इंसान हमारे किंगडम के लिए काम का इंसान हो सकता है। देन ही टॉक टू सार निकोलस ऑल्सो, एंड जो रास्पुतीन थे उनके रिलेशंस इनके साथ बहुत अच्छे बन गए किंग और क्वीन के साथ। और इनको इनका जो रहन सहन था, इनका
खाने पीने का और रहने का सब जो था सिस्टम वो नोबल हो गया, बहुत अच्छे लेवल पर हो गया, उनको सब सुविधाएं मिलने लग गई, राइट। और धीरे धीरे क्या होता है, जब वो ये चीजें उनको मिल रही हैं तो धीरे धीरे वो उनको लीगल मैटर्स में एडवाइस करना भी शुरू कर देते हैं, ठीक है। अब उनकी एडवाइस की वजह से जो है सार निकोलस गलत डिसीजंस लेने लग गए और लोगों का मानना ये था कि जो रसपुतीन है उन्होंने उन राजा और रानी के ऊपर कोई जादू टोना कर दिया है और उनको अपने अंडर में ले लिया और वो सिर्फ उसी की बात मानते हैं और जिस वजह से हमें नुकसान हो रहा है। इसी वजह से रसपुतीन की कारण मेड द ऑटोक्रेसी अनपॉपुलर, उन्होंने जो ऑटोक्रेसी थी उसमें उनको अनपॉपुलर कर दिया। और थर्ड कारण था जर्मन ओरिजिन ऑफ सेरिना अलेक्जेंड्रा। अब जो सेरिना अलेक्जेंड्रा थी, शी इज द क्वीन, वाइफ ऑफ सार निकोलस, शी वॉज सेरिना अलेक्जेंड्रा, ये जर्मन से थी, शी वॉज अ प्रिंसेस ऑफ जर्मनी जिनसे सार निकोलस ने शादी की थी। तो लोग, वहां के लोग जो थे वो क्या मानते थे, वो कहते थे कि सेरिना अलेक्जेंड्रा की वजह से सार निकोलस जर्मनी पर हमला नहीं करना चाहते हैं या जानबूझकर हार रहे हैं। अब ये सिचुएशन हम थोड़ा आगे स्टेप में पढ़ते हैं कि ऐसा क्यों था। अब देखो, सार निकोलस है वो अपने ससुराल में हमला तो नहीं करेंगे, है ना। तो यही उनका मानना था लोगों का कि सार निकोलस जो है वो सेरिना अलेक्जेंड्रा की वजह से अपना जो है जर्मनी पर हमला नहीं कर रहे हैं या उनसे जीत नहीं रहे हैं, वो सिर्फ एक नाटक सा प्ले कर रहे हैं जिसकी वजह से हम लोग हार रहे हैं और हमारी ये जो हालत है वो हो चुकी है। अब इसके 3 कारण मैंने आपको बताए कि क्या कारण थे। पहले तो हम देखते हैं कि लड़ाई किस में चल रही थी। जर्मनी, ऑस्ट्रिया, टर्की एक साइड पर थे सेंट्रल पावर्स के रूप में, फ्रांस, ब्रिटेन और रशिया जो थी वो अलाइंड पावर्स थी जो एक साथ आगे आगे लड़ रही थी। लड़ाई जो है यूरोप के अंदर और बाहर दोनों तरफ लड़ी जा रही थी। बाहर तो लड़ी जा रही थी इनके साथ और अंदर जो थी इसेंशियल गुड्स की तरफ से ब्रेड ये वो चीजें उनको नहीं मिल रही थी और किंग उनकी सपोर्ट नहीं कर रहा था, इन चीजों से लड़ रहे थे। अब पहले तो जो था रिलेशन इनका सपोर्ट था वो वॉर को भी था और सार निकोलस को भी था, लेकिन सार निकोलस को इनकी सपोर्ट कम होती गई 3 कारण से। फर्स्ट जो था वो ये था कि इन्होंने द सार निकोलस डिडंट कंसल्ट द पार्टीज इन दमा, और सेकंड था ड्यू टू रसपुतीन ही मेड द ऑटोक्रेसी unpopular, and the third reason was Serena Alexandra. Why is that? Because she was from Germany, she was the princess of Germany. तो चलिए आगे हम देखते हैं कि इसमें वॉर का क्या सीन था, वॉर ऐसा क्या हो रहा था जिसकी वजह से सार निकोलस की जो सपोर्ट है वो डाउन होती चली गई। उसके लिए हमें वॉर को समझना होगा। चलिए देखते हैं। तो अब हम देखते हैं कि वॉर का ऐसे क्या नतीजे थे जिसकी वजह से सार निकोलस की जो है सपोर्ट कम होती गई। तो जो वॉर थी, वॉर वाज फॉट ऑन 2 फ्रंट्स, ये 2 फ्रंट्स पे लड़ी जा रही थी, ईस्टर्न एंड वेस्टर्न, ठीक है। अब हम लोग मैप पर देखते हैं कि इसका क्या मीनिंग है। आपको रशियन एम्पायर याद है ना कि रशिया एम्पायर में ये सारी चीजें बीच में थी, ये यूक्रेन, पोलैंड, लिथिया और बेलारूस, ये सब चीजें रशिया के एम्पायर में आ रही थी। और ये हमारा फ्रांस है, ये जर्मनी जो था सेंटर में था और ये फ्रांस पर भी वेस्ट में, ये साइड हमारी आ गई वेस्ट और ये हमारी आ गई ईस्ट। तो जर्मनी जो था वो ईस्ट और वेस्ट दोनों साइड पर, दोनों जगह पर लड़ाई हो रही थी, ईस्ट साइड पर भी और वेस्ट साइड पर भी, ठीक है। तो अब हम लोग करते हैं, देखते हैं कि क्या इसका क्या मीनिंग था। कैजुअलिटीज वर मोर ऑन ईस्टर्न फ्रंट, ईस्टर्न फ्रंट पर जो कैजुअलिटीज थी वो ज्यादा थी, मींस जो नुकसान हो रहा था वो ईस्टर्न साइड पर बहुत ज्यादा हो रहा था। डिफीट वाज शॉकिंग, जो डिफीट थी बहुत शॉकिंग थी और डिमोरलाइजिंग थी। इस चीज का मैं आपको बताती हूँ कि क्या रीजन था। अब जो वेस्टर्न साइड पर लड़ाई हो रही थी उसमें जो लड़ने का उनका तरीका था वो ट्रेंचेस बने हुए थे, मींस ऐसे खड्डे खोदने के बाद उसमें जो है फाइटर्स बैठे थे और वो
अपने गन के साथ फाइट कर रहे थे, लेकिन ईस्ट साइड पर ऐसा कुछ भी नहीं था, वहां सब प्लेन था। तो इसी वजह से यहाँ पर जो कैजुअलिटीज थी, जो आर्मी पर्सन थे, उनकी जान को कम खतरा था क्योंकि वो सेफ हो जाते थे, उनको फायर नहीं होती थी। और इधर ईस्ट में सब प्लेन होने की वजह से इधर जो है हमला ज्यादा हो रहा था, इधर ट्रेंचेस की वजह से जो बच रहे थे। लेकिन लोग इस चीज को समझ नहीं पा रहे थे, उनको लग रहा था कि हम लोग रशिया में इसलिए हारे हैं क्योंकि यहाँ पर राजा जो है फेवर कर रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं। डिफीट वाज शॉकिंग एंड डिमोरलाइजिंग। अब ये जो डिफीट थी ये बहुत शॉकिंग थी और इसने लोगों को तोड़ दिया था कि हमने लड़ाई नहीं लड़नी है, और इसका बहुत गहरा असर पड़ा। अब वो क्या गहरा असर पड़ा हम देखते हैं। रशियन आर्मी लॉस्ट बैटली, जो आर्मी थी वो पूरी तरह से हार गई। जैसे मैंने आपको बोला कि इधर बहुत ज्यादा डेथ हो रही थी, इधर नहीं हो रही थी, लीडिंग टू लार्ज कैजुअलिटीज। अब जो ईस्ट साइड में डेथ हो रही थी वो कितनी थी, नियर अबाउट 7 मिलियन, और ये सिर्फ 1917 तक था। ये जो डेथ 14 में शुरू हुई थी वॉर, और 17 तक 7 मिलियन लोग जो थे आर्मी पर्सन थे, या लोग भी हम कह सकते हैं, तो वो लोग जो है ईस्ट साइड में ज्यादा डेथ हुई थी। द डिस्ट्रक्शन ऑफ क्रॉप्स एंड बिल्डिंग्स बाय रशियन आर्मी। अब आप कहोगे कि जो क्रॉप्स की और बिल्डिंग की डिस्ट्रक्शन है वो रशियन आर्मी क्यों कर रही थी? क्योंकि जैसे जैसे जर्मनी की जो आर्मी है वो आगे आगे बढ़ रही थी। मैप की तरफ देखिए, जैसे जर्मनी की आर्मी है वो इधर से तो आगे आगे मूव ऑन कर रही थी, आगे आगे बढ़ रही थी, इधर से उसको बराबरी का टक्कर मिल रही थी, इधर उसको कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन यहाँ वो आगे बढ़ रही थी और जो रशियन आर्मी थी वो पीछे पीछे हटती जा रही थी। अब वो पीछे हट रही थी तो वो क्या कर रही थी, अपनी ही क्रॉप्स और जो बिल्डिंग्स थी उनको मतलब वापस से तोड़ना शुरू कर दिया। अब रशियन आर्मी ने जो क्रॉप्स थी और बिल्डिंग्स थी उनको डिस्ट्रॉय क्यों किया, यहाँ पर ये क्वेश्चन आता है। तो उन्होंने उनका डिस्ट्रॉय करने का मकसद ये था कि जो उनके पीछे जर्मन आर्मी आ रही है उनको खाने के लिए खाना ना मिले, क्रॉप्स वगैरह ना हो, और रहने के लिए प्रॉपर जगह ना मिले, बिल्डिंग्स ना बने। लेकिन उनका सोचना भी एक जगह सही था, लेकिन वहां ये करने की वजह से द डिस्ट्रक्शन ऑफ क्रॉप्स एंड बिल्डिंग्स बाय रशियन आर्मी लेड टू ओवर 3 मिलियन रिफ्यूजीज। इसका ये नतीजा निकला को जो रशिया के 3 मिलियन लोग थे वो खुद ही अपने देश में रिफ्यूजीज की तरह रह रहे थे, क्योंकि ना उनका घर बचा ना उनकी क्रॉप्स बची। हमने पढ़ा था ना कि 85% जो थी वहां की जो लोग थे वो एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व थे, तो उनका तो सब कुछ खत्म हो गया। सोल्जर्स डिड नॉट विश टू फाइट सच अ वॉर। अब लोग पहले तो आर्मी ने ये चीजें करी, अब उनको भी फील हुआ कि हमने ये गलत किया या जो भी है इसमें नुकसान हमारा ज्यादा हो रहा है। तो जो आर्मी थी अब वो भी इस फ्रंट पे लड़ना नहीं चाहती थी। जो आर्मी पर्सन थे वो भी नहीं चाहते थे कि हम ये लड़ाई लड़े। अब जो ये लड़ाई थी इसका इम्पैक्ट सिर्फ वहां की जनता पर नहीं पड़ा, जो रशिया में लोग रह रहे थे सिर्फ उनके ऊपर नहीं पड़ा, या उनकी बिल्डिंग्स और क्रॉप्स ही खराब नहीं हुई है। इसका जो असर था वो इंडस्ट्रियल उस पर भी बहुत ज्यादा पड़ा। जो वहां की इंडस्ट्रीज थी वो कैसे पड़ा? जर्मन कंट्रोल ऑफ बाल्टिक सी। बाल्टिक सी, पहले हम बाल्टिक सी देखते हैं कि उसमें क्या था। अब आप देखिए, ये जो है ये बाल्टिक सी है, राइट। ये यहां से यहां जो है उस टाइम में बहुत ज्यादा मींस बर्फ जम जाती थी, तो रास्ता जो है वो यहीं तक रह जाता था। यहाँ से जो सामान था, इंडस्ट्रीज का रॉ मटेरियल था या जो फूड ग्रेन्स थे वो सब कुछ यहाँ से पहुंचता था। लेकिन जर्मनी ने क्या किया, जो ये रास्ता था इस पर उन्होंने अपना कंट्रोल कर लिया और इसको बंद कर दिया, इस वे को, बाल्टिक सी का। तो जो भी रॉ मटेरियल था या जो फूड ग्रेन्स थे वो रशिया तक नहीं पहुंच पा रहे थे। तो रशिया वॉज कट ऑफ फ्रॉम सप्लाईज। रशिया में सारी सप्लाईज बंद हो गई, वो बाहर से नहीं आ सकती थी, चाहे वो रॉ मटेरियल हो, चाहे वो फूड के लिए कोई सप्लाईज हो, ब्रेड हो, या हम कहें क्रॉप्स हो, कुछ भी वहां से उनको बाहर कहीं से हेल्प नहीं आ सकती थी।
लीडिंग टू इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट डिसइंटीग्रेशन। अब इसका क्या हुआ, जो उनकी जो इक्विपमेंट्स थी उनके लिए भी उनको रॉ मटेरियल चाहिए था, जो मशीनें थी वो बिल्कुल बंद हो गई। अब इंडस्ट्री इस चीज का हमने देखा कि लोगों पर भी असर हुआ और इंडस्ट्रीज पर भी। इसका एक असर और हुआ, वो क्या हुआ, एबल बॉडीड मैन वर कॉल्ड अप टू वॉर। अब एबल बॉडीड कौन होते हैं, जो हर चीज में हर उसमें काम कर सकते हैं, है ना, जो एबल्ड है लड़ने के लिए या कोई काम करने के लिए, तो उनको वॉर के लिए बुला लिया गया। आर्मी पीछे हटने लग गई तो उन्होंने लोगों को वॉर में बुला लिया। अब उससे क्या हुआ, उसके दो रीजंस हैं। देखिए, शॉर्टेज ऑफ लेबर। अब देश में जो है लेबर की कमी होगी, इंडस्ट्रीज पे लेबर भी नहीं मिल रही है, रॉ मटेरियल भी नहीं आ रहा, लेबर भी जो है गवर्नमेंट अपना जो है उसको वहां ले गई। स्मॉल वर्कशॉप्स वर शट डाउन। अब जो छोटे छोटे कारखाने थे जो अपने हैंड से सब कुछ कर रहे थे, जैसे कि ब्रेड है या जो फ्लोर है वो मैन्युफैक्चर हो रहा था, जो वो वर्कशॉप्स फैक्ट्रीज स्मॉल स्केल वाली, वो सब कुछ बंद हो गया। और दूसरा इम्पैक्ट क्या हुआ, एक तो उन्होंने एबल बॉडीड मैन को वॉर में भेज दिया, दूसरा लार्ज सप्लाईज ऑफ ग्रेन्स वर सेंट टू फीड आर्मी। अब वो लड़ रहे हैं, भूखे पेट तो लड़ेंगे नहीं, उनको खाना तो चाहिए, तो जो देश से पूरी अच्छी अमाउंट ऑफ सप्लाई थी, लार्ज सप्लाई जो थी, वो भी आर्मी पर्सन्स को भेज दी उन्होंने, ताकि वो खाएं भी और लड़ भी सके, उनको कोई प्रॉब्लम ना आए। उससे क्या हुआ, ब्रेड एंड फ्लोर बिकेम स्कार्स लीडिंग टू राइट्स एट ब्रेड शॉप्स फ्रीक्वेंटली। अब रोज की वहां पर जो ब्रेड की छोटी मोटी शॉप्स फिर भी कुछ रह गई थी, जो हम कहते हैं हमारे हर आसपास कहीं ना कहीं छोटी मोटी बेकरी होती है जहां ब्रेड फ्लोर वहां में मिल जाता है, तो वहां पर रोज की लड़ाइयां होनी शुरू हो गई थी, लोग एक दूसरे से छीन छीन कर लेकर जा रहे थे। तो ये सारा जो है हमारा, ये हमने देखा कि वहां पर जो रशिया पर इसका वॉर का इम्पैक्ट क्या हुआ। ठीक है, अब अगली वीडियो में, आने वाली वीडियो में हम लोग देखेंगे कि जो रशिया है इसमें इसका आगे क्या हुआ, जो पेट्रोग्राड है वहां पर क्या बना, और जब ये इतनी प्रॉब्लम्स आ रही थी, आर्मी ने अब एक तरह से आर्मी ने भी रिवॉल्ट शुरू कर दिया, आर्मी ने भी बोल दिया कि हम लोग लड़ाई नहीं लड़ेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखते हैं कि आगे का इम्पैक्ट क्या हुआ। थैंक यू।